Hello, everybody. Good evening to all. Let's start the class. Good evening, bye. Hari Om. हम्म, बहुत अच्छा हूँ भाई। बहुत अच्छा एंड आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। और मैं तो काफी सही हूँ। चलिए। राम राम भाई। राम राम भाई। चलिए। आई एम क्वाइट फाइन डियर। बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। खैर, हम जहाँ पर रहते हैं तो यहाँ रोहिणी में तो अभी हाल फिलहाल में अभी यहाँ तो कोई कोरोना का मतलब केस नहीं है। हमारे आसपास में कोई इन्फेक्शन का केस नहीं है। लोग भी थोड़ा सा मतलब मान रहे हैं चीजों को, अबे कर रहे हैं। घर से कम निकलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर तो अभी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। कीप कंटिन्यू द क्लास। हम बिल्कुल बच्चे क्लास रखेंगे, इंपॉर्टेंट ही रखेंगे। अब सारी क्लासेस कंटिन्यू ही रखेंगे, बीच में कोई इमरजेंसी आ सकती है जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ। वो जब आएगी तब हो सकता है एक दो दिन के लिए क्लास हम ऑफ करें, लेकिन अदरवाइज क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आप लोग आ गए हो। बी पंक्चुअल, 2 मिनट लेट कर लिया तुम लोगों ने आने में। बी अ बिट पंक्चुअल। 7 बजे की क्लास है तो 7 बजे अपना ऐप पे लाइव रहा करो, ठीक है। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस, मतलब हम प्रोनाउंस चैप्टर को, लेसन को डिस्कस करना अब आज से स्टार्ट करेंगे। आज से जो भी लेक्चर होंगे अभी 4 5 6 अगले, वो प्रोनाउंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। एक दो बातें सबसे पहले बता देता हूँ। प्रोनाउन हमारे कंपटीशन के सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये बात मैं नहीं बताऊं तब भी आप सारे लोग ये बात पहले से जानते होंगे कि प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तब भी। अदरवाइज अगर हम इंग्लिश को जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सीखते हैं तब भी इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब समझने में प्रोनाउन की बड़ी जरूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, प्रोनाउन का एक हमने फंडामेंटल्स में वीडियो दे रखा था, ठीक है। जिस समय हमने क्लासेस डिसकंटिन्यू की हैं एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा के, उससे पहले से बताया जा रहा था बार बार कि वो फंडामेंटल में जो एक प्रोनाउन का वीडियो दे रखा है उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, पढ़ने वाले हो, तो बात को माना भी होगा और तुम सबने वो फंडामेंटल्स में एक जो वीडियो दे रखा है प्रोनाउन का वो देख भी लिया होगा, ठीक है। तो वो जो फंडामेंटल्स में आपने प्रोनाउन का वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, उससे आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। प्रॉपर, ठीक है, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका रेसिप्रोकल है, और इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब आपने वहां से पढ़े होंगे, एक चीज। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर होता है, थर्ड पर्सन का मतलब होता है कोई ऐसा जो स्पीकर या लिसनर में से नहीं है बल्कि कोई और है, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब अदर देन स्पीकर और लिसनर, ये सीखा। फिर उनके नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केसेस क्या होते हैं, ये सीखा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केसेस हैं, इनको एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि नॉमिनेटिव केस एज सब्जेक्ट यूज होता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। फिर माई है, हिज है, आवर है, योर है, देयर है, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं पजेसिव केस के। माइन है, आवर्स है, योर्स है, देयर्स है, हर्स है, ठीक है। ये पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं। हालांकि ये बातें हमने नाउन में भी पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंट डिस्कस किया था, लेकिन फंडामेंटल्स में भी समझाया गया, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे आगे जो फंडामेंटल्स में हमने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया समझाया ना, उससे आगे की क्लास अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, राधे राधे सर। वो कैब के टाइम टेबल बनाइए वीक में एक दिन, ठीक है बच्चे, बना देंगे, बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, ठीक है। मैं आपके नोट से पढ़ रहा था, दोस्त के नोट से, सर घूम गया।
अपने देखो, मैंने पहले भी बच्चे बताया कि हम दूसरे के नोट्स से कभी नहीं पढ़ सकते, ठीक है, केवल कॉम्प्रोमाइज होता है। तो उसके लिए क्या काम करो, अपने नोट्स बनाया करो। हम जैसे चीजों को समझते हैं, अगर हम वैसे लिखेंगे तो ही हम दोबारा समझ पाएंगे कि किसी ने किस चीज को क्या समझा, क्या सुना, उसने कौन सी बात लिखी, कौन सी बात छोड़ दी, किस बात को पहले लिखा, किसको बाद में लिखा, हमें नहीं पता चल पाएगा। दूसरे के नोट से हम नहीं रिलेट कर पाते चीजों को। तो अपने नोट्स टाइम निकाल के बनाया करो, थोड़ा मेहनती बनो, समझे। हाँ बच्चे, ये भी अभी बताते हैं सर, इन्वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। चलो बच्चे पूछ लेना, ठीक है। एक काम करें, अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा। हालांकि ये चीजें मैंने फंडामेंटल में भी समझा रखी, लेकिन फिर भी एक बार देखो, यहां से समझ लेते हैं। हमने लिखा ही इज वन ऑफ देम हु डिराइव प्लेजर फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। हमने कहा ये उन लोगों में से है जो दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, मतलब जिनको खुशी मिलती है दूसरों की मदद करके। अब यहाँ पे देखो, हमने ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया, देम। थर्ड पर्सन का मतलब न स्पीकर, न लिसनर, न मैं, न तुम, बाकी कोई और लोगों में से है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो तो ये एक जनरल कैटेगरी है। ये कोई डेफिनेटिव स्पेसिफिक पर्सन के लोगों की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरल कैटेगरी है लोगों की। काफी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। तो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात ना करके जनरल की बात कर रहे हैं तो ये देम गलत है, इसकी जगह लिखें दोज। अच्छा, दोज देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जब हम दोज लिख देंगे तो दोज का मतलब हो जाएगा कोई भी। कोई भी का मतलब चाहे स्पीकर, चाहे लिसनर, चाहे कोई भी। तो अगर हमें स्पेसिफिक पर्सन है, हमें मान लो केवल स्पीकर को ही रेफर करना है, बात केवल स्पीकर की करनी है, दूसरों की नहीं, तो हम आई में यूज कर लेंगे। अगर हमें बात केवल अपने लिसनर की करनी है, किसी और की नहीं, ठीक है, तो हम यू यूज कर लेंगे। अगर हमें बात किसी ऐसे पर्सन की करनी है जिसके मतलब जो न स्पीकर है न लिसनर है, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन वो डेफिनेट है, तो हम थर्ड पर्सन ही सी इट दे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें बात करनी हो जनरल, जनरल का मतलब कोई भी, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे लिसनर हो, चाहे कोई भी हो, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए दोज। दोज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है एनीवन, कोई भी, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ही इज वन ऑफ दोज हु derive प्लेजर फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। अब एक दो क्वेश्चंस में और लिखता हूं इसी टाइप के, यहां से समझना। दे हु कैन डू नथिंग ऑफन ब्लेम अदर्स। अब ये क्वेश्चन देखो, दे हु कैन डू नथिंग ऑफन ब्लेम अदर्स, कि वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। एक और देखो इसी तरीके से, दे हु वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा दे हु कैन डू नथिंग ऑफन ब्लेम अदर्स, दे हु वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड, कि वो लोग जो मेहनत करते हैं वो जरूरी सफल होते हैं। देर से होंगे, कब होंगे वो अलग बात है, लेकिन होते हैं। दे हु कैन डू नथिंग ऑफन ब्लेम अदर्स, जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों पे अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है। अब जब हम ये देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जनरल कैटेगरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पीपल। तो अगर हम स्पेसिफिक पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल की कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन मत यूज करो, पर्सनल प्रोनाउन मत यूज करो, दोज लिख दो। दोज हु वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड्स। तो दोज का मतलब पता है क्या हो गया, दोज का मतलब हो गया जो भी। चाहे मैं मेहनत करूंगा तो मुझे भी सफलता मिलेगी, आप करोगे आपको भी मिलेगी, मतलब देर सवेर मिलेगी। तो ऐसा नहीं है बात केवल किसी एक डेफिनेट पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए जनरल है। उसी तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, दोज हु कैन डू नथिंग ऑफन ब्लेम अदर्स, जो कुछ नहीं कर पाते अपने, वो अक्सर दूसरों को मतलब आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आ गई। सेकेंड में आ जाए, इट इज मी हु हेल्प देम इन दैट वर्क, इट वॉज ऑलवेज हिम दैट वुड ट्रस्ट यू मोस्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ना एक ही टाइप के हैं। अगर तुमने फंडामेंटल्स के सारे वीडियोस देख लिए हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं, अब तक देख चुके होगे तुम लोग, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करो। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर पहले अपने आप कमेंट करो, फिर मैं समझाता हूं। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपने आप कमेंट करो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं।
गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अब देखो इसमें ज्यादातर बच्चे समझ गए। कुछ अगर नहीं समझ पाए होंगे तो उनको मैं समझा देता हूँ। ये हमने वैसे वर्ब चैप्टर के ना फंडामेंटल्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउन में भी किया हो। देखो, ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, वॉज भी लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, इज एम आर वॉज वर्ब, ये सब ठीक है। इसके बाद ये जो हमने मी लिखा है और ये जो हिम लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे गए जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होगे तुम लोग, मुझे लगता है। नहीं तो ऐसे देखो, राम इज माई फ्रेंड, तो जो इज है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। और राम और माई फ्रेंड एक ही पर्सन है, तो हम माई फ्रेंड को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम माई फ्रेंड को राम के लिए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि वो राम का कॉम्प्लीमेंट है। राम सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो लिंकिंग वर्ड्स होती है, इनके बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। ये मी कॉम्प्लीमेंट है, ये हिम कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमने इनको लिंकिंग वर्ड के बाद यूज कर रखा है। अब वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट इट का है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, यहाँ भी इट है। लेकिन ये जो इट होता है ना, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। ये इट इंट्रोड्यूस करने के लिए हु को लिखा गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि मी जो है ये हु का कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो वो हिम है ये दैट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये इट दैट को इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये इट हु को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये हु सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दैट भी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लिंकिंग वर्ब के बाद में कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन लिख दें जो किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे ये हु है सब्जेक्ट, दैट है सब्जेक्ट, तो ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिख रखे हैं सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये भी सब्जेक्ट है, इनको नॉमिनेटिव केस में लिखो, आई और ही, ये आंसर है। इट इज आई हु हेल्प देम इन दैट वर्क एंड इट वॉज ऑलवेज ही दैट वुड ट्रस्ट यू मोस्ट। डन। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखना इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से समझना। फोर्थ, फोर्थ तो खैर लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, मान लो ए हो गया ये, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ही दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो वही समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये हमने फंडामेंटल्स में समझा रखा है, वर्ब चैप्टर के फंडामेंटल्स में। इट वॉज ऑलवेज ही, इट वॉज ऑलवेज ही दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ए, एक बार इसका आंसर बताएं। अब हिम आएगा, ठीक है, हाँ बढ़िया। इट वॉज ऑलवेज हिम, बहुत अच्छी है। अब देखो हिम क्यों आया ये भी समझ लेना, मैं समझाता हूं इसको, ऐसे समझना। ये वॉज लिंकिंग वर्ब है, तो ये जो हमने ही प्रोनाउन लिखा है इसके बाद में, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है इस प्रोनाउन दैट का। लेकिन ध्यान से देखो इस बार ये दैट सब्जेक्ट नहीं है, ये दैट ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे पता गया ये ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि जो यू है ये वर्ब का सब्जेक्ट है। देखो, ये ट्रस्टेड वर्ब है, अगर हम वर्ब से पहले यू को लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यू ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो यू हो गया सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो हमने ट्रस्ट वर्ब के बाद यू को लिखा था, तो यहाँ पे जो यू था ना ये ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट था तो दैट सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो दैट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो वॉज के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट ही लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में हम जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिख, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हो तो नॉमिनेटिव केस में लिखो, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हो तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, दे वुड नॉट लेट आई गो टू द सिनेमा। ओके, आंसर द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को एक बार आंसर करो तुम लोग तो। देखो, वुड नॉट लेट वर्ब हो गई, दे सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हमने आई गो लिखा है ना, ये आई कोई सेपरेट सब्जेक्ट और गो कोई उसकी सेपरेट वर्ब नहीं है। होता क्या है,
देखो मैं बताता हूं, ऐसा होता है जैसे मैंने लिखा लेट मोहन गो होम। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल। इस सेंटेंस की मेन वर्ब है लेट। मोहन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमने गो लिखा है ना, ये कोई कोई मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव। आगे जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा, तब तक ध्यान रखना कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, अगर हम इसको बिना टू के यूज करें केवल बेस फॉर्म में, तो इसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये जो हम लेट के साथ में लिखते हैं ना, बेयर इन्फिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, मेन वर्ब नहीं होती है। तो अगर हमें कहीं ऐसा लगे कि मोहन सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, लाओ इसको गोज कर दें, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मोहन सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता। तो यू हमारी इस वर्ब का सब्जेक्ट है, मोहन इसका ऑब्जेक्ट है, और ये कोई मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यही बात हमें यहाँ पे समझनी है, ये वुड नॉट लेट वर्ब हो गई, और यू इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, आई जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि ये आई ऑब्जेक्ट है और ये जो गो है ये कोई मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, हम इस गो को देखकर यहाँ पे आई को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये गो मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। मेन वर्ब है वुड नॉट लेट, और जो मेन वर्ब है आई इसका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा मी। तो इसको लिखो, दे वुड नॉट लेट मी गो टू द सिनेमा अलोन। एक और क्वेश्चन देखो, लेट आई स्पीक फर्स्ट। अब जैसे हमने ये लिखा लेट आई स्पीक फर्स्ट, अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये जो वर्ब होती है लेट, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है यू, लेकिन इसका सब्जेक्ट यू है। तो इंपेरेटिव मोड की जो वर्ब्स होती है उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है। तो ये जो आई है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आई ऑब्जेक्ट हो गया तो हमें ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना पड़ेगा, मी। तो इसको लिखना पड़ेगा लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना कि वर्ब्स के बाद में, खास करके लेट वर्ब का ध्यान रखना कि इसके बाद में अगर हमें कभी कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। डन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरीवन बट शी हैज हैंडेड इन द होमवर्क। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं। ये जो बट वर्ड होता है ना, ये होता है कंजंक्शन, और इसका यूज हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, तब इसका मतलब होता है येट। इसके अलावा ये जो बट वर्ड होता है ये एक प्रेपोजिशन भी होता है। जब ये वर्ड प्रेपोजिशन होता है तो ये एक्सक्लूजन शो करने के लिए लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। अब ये वर्ड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये हमें पता तब चल पाता है जब हम ये जान पाए कि इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा एवरीवन, एवरीवन का मतलब टोटल, सारे के सारे जितने भी लोग हैं। हमने लिखा एवरीवन बट शी हैज हैंडेड इन द होमवर्क। तो मान लो जैसे ये एवरीवन हो गया, एवरीवन का मतलब हो गया ऑल, टोटल, कि सारे लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना, अप्रेजल के लिए, इवेल्युएशन के लिए किसी चीज को। अब इनमें से कोई एक पर्सन है जिसने अभी तक ये काम नहीं कर पाया, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया टोटल में से। तो अगर बट का मतलब किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लूडिंग हो, या हम इसका यूज एक्सक्लूजन के लिए करें, तो ये प्रिपोजिशन होता है। अगर ये प्रिपोजिशन है तो जरूर इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती नहीं है। तो जो शी है ना, वो इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो या प्रिपोजिशन का हो, ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस शी नहीं होता है, हर होता है, तो इसको हर लिखना पड़ेगा। डन। अब एक चीज और देखना, अभी क्या होता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शी सब्जेक्ट है और हैज हैंडेड इन जो है वो इसकी मेन वर्ब है। अच्छा, हैज हैंडेड इन जो है वो मेन वर्ब जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट सी नहीं है, सब्जेक्ट है एवरीवन। हमें देखने में ऐसा लगता है सी सब्जेक्ट होगा, सी सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो बट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये में ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशंस के बाद में, वर्ब्स के बाद में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, और उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए। इसी तरीके का एग्जांपल मैं और लिखता हूं, उसका भी आंसर बताना। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड ही। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड ही। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड ही।
यू एंड हिम, बढ़िया। देखो अब देखो एक चीज समझना, ये जो बट वर्ड है ना, ये तो चलो कहीं कंजंक्शन होता है सेंटेंस में, कभी प्रिपोजिशन होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये जो बिटवीन वर्ड होता है ना, इट इज ऑलवेज अ प्रिपोजिशन, इसका तो ध्यान रखें, ये हमेशा प्रिपोजिशन ही होता है। अब अगर ये बिटवीन प्रिपोजिशन है, तो इसका मतलब इसके बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन, जो ये यू है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने इस यू को एंड से कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये एंड के बाद लिखा गया वर्ड भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। भाई यू को और ही को हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही प्रोनाउन जो है वो इस बिटवीन प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखने पड़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, सब्जेक्ट होगा तो भी यू, ऑब्जेक्ट होगा तो भी यू। लेकिन ही के लिए ऐसे नहीं होता, ही का नॉमिनेटिव तो ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमें लिखना पड़ेगा हिम। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड हिम। तो अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे, तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केसेस में ही लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बताएं। फर्स्ट के सिक्स आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताओ। इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर और दैट। बढ़िया। हाँ। अब देखो, इस एक सिंगल सेंटेंस में ना मल्टीपल मिस्टेक्स हैं, वो हमें सारी समझनी है। देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ये जो हमने करियर वर्ड लिखा है, ये एक नाउन है, और नाउन के साथ हमें लिखने पड़ते हैं डिटर्मिनर। अब हमने पढ़ रखा कि नाउन, ये फंडामेंटल्स में भी पढ़ा रखा है प्रोनाउन के, और हमने नाउन में भी पढ़ा था कि योर्स है, अवर्स है, ये प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पे, नाउन के साथ में डिटर्मिनर लिखने पड़ते हैं। अभी जो करियर हमने लिखा है ना, नाउन है, अगर हमें नाउन के साथ लिखना है तो डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। अब डिटर्मिनर योर्स तो होता नहीं है, योर होता है, तो इसको लिखो योर, योर करियर, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने देयर लिखा है, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर बिना नाउन के लिखे नहीं जा सकते, तो जैसे यहाँ पे योर करियर लिखा है ना, वैसे या तो लिख दो देयर करियर। इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर और देयर करियर। अच्छा, करियर नाउन को फिर से रिपीट करके अगर नहीं लिखना चाहते हो, तो उसकी जगह प्रोनाउन लिख दो। देयर तो प्रोनाउन होता नहीं है, लेकिन देयर्स होता है प्रोनाउन, तो हम देयर्स लिख देंगे, देयर्स का मतलब जाएगा देयर करियर। देन, तो करियर नाउन है, उसके साथ डिटर्मिनर आएगा, और देयर्स प्रोनाउन है। अगर देयर लिखेंगे तो डिटर्मिनर उसका नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता भी देता हूं, देखो देयर्स का मतलब हो गया देयर करियर। तो ये जो देयर करियर नाउन फ्रेज है ना, इसकी जगह पे हमने देयर्स प्रोनाउन का यूज कर लिया। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि मी जो है, एक मिनट, माइन जो है ये प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है, योर्स प्रोनाउन है, ठीक है, हर्स प्रोनाउन है, देयर्स प्रोनाउन है, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। हिज प्रोनाउन है। उसके बाद में माई है, आवर है, योर है, हर है, देयर है, हिज है, ठीक, ये डिटर्मिनर्स हैं। अच्छा, हिज जो होता है वो डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अच्छा, उसके बाद में एक ध्यान रखेंगे बात कि इट्स जो वर्ड होता है ना, दैट इज ओनली अ डिटर्मिनर नॉट अ प्रोनाउन। ये जो इट्स होता है ना, ये केवल एक डिटर्मिनर होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। देन ये बातें हमने सब डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ ये जो इट्स हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनर है, और हमने इस डिटर्मिनर को सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिख रखा है। तो पहली बात तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि डिटर्मिनर है। दूसरी बात, डिटर्मिनर है तो बिना नाउन के कैसे लिखा, तो ये वर्ड हमने जो लिख रखा है ना, ये गलत है, इसको हमें रिप्लेस करना है इस वर्ड से, इट्स से, अपस्ट्रॉफी के साथ। अपस्ट्रॉफी के साथ इट्स लिख देने से देखो क्या हो जाएगा, ये जो हम अपस्ट्रॉफी के साथ इट्स लिखते हैं, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं एज अ सब्जेक्ट। देन, अच्छा, जो इट्स हम लिखते हैं बिना अपस्ट्रॉफी के, ये पजेसिव केस होता है, ठीक है। अब हमने नाउन में क्या पढ़ा था कि पजेसिव केसेस होते हैं हुज का रिप्लाई। तो जब हमें हुज को रिप्लाई करना हो तो इसका यूज करना चाहिए, जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत हो सेंटेंस में तो इसका यूज करना चाहिए। तो अपस्ट्रॉफी के साथ जो हम इट्स लिखते हैं वो होता है इट इज की शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, विदाउट अपस्ट्रॉफी जो हम इट्स यूज करते हैं वो एक पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, उसका यूज नाउन के साथ करना चाहिए। मेन बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि जो हम इट्स लिखते हैं विदाउट अपस्ट्रॉफी,
वो डिटर्मिनर होता है, हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है तब जब हमें हुज को रिप्लाई करना हो। इट्स जो हम अपॉस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं वो इट इज की या इट वाज की या इट हैज की शॉर्ट फॉर्म होता है और उसका यूज हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में और बता देता हूं तुम लोगों को इसी टाइप के। देखो, जैसे हमने लिखा डैश कलर इज टू ब्राइट, डैश टू कॉस्टली फॉर अस। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें इट्स का यूज करना है। इट्स, देखो तो किसमें कौन सा इट्स यूज होगा, किसमें अपस्ट्रॉफी के साथ में इट्स लिखना पड़ेगा, किसमें बिना अपस्ट्रॉफी के लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही है, बहुत सही। अब देखो इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट कलर तो पहले ही लिख रखा है, जैसे हमने लिखा कलर इज टू ब्राइट, तो अब हमें बताना है कि हुज कलर। तो हुज का रिप्लाई पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स होते हैं, तो यहाँ पे इट्स लिखो ये वाला। तो जहां पर भी हुज का रिप्लाई की जरूरत हो वहां पे ये वाला इट्स लिखा करो। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक टू कॉस्टली एडजेक्टिव लिख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। तो एक तो पहली बात हमें यहाँ पे हुज का रिप्लाई नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे कलर नाउन था ना, इसको लेकर हुज का रिप्लाई लिखना था, लेकिन यहाँ पे तो कोई नाउन ही नहीं है जिसको लेकर हम हुज का रिप्लाई लिखें, तो एक तो हुज का रिप्लाई नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे सेंटेंस में ना सब्जेक्ट मिसिंग है, तो अगर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है तो इट्स लिखना पड़ेगा ऐसे अपस्ट्रॉफी के साथ में। ये हो जाएगा इट इज टू कॉस्टली फॉर अस, कि भाई ये हमारे लिए बहुत महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, हालांकि ये फंडामेंटल्स में भी हो सकता है समझा दी हो, लेकिन फिर से समझ लेना। जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि कोई भी नाउन होता है तो जब हम उसको पजेसिव केस में लिखते हैं तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, फिर वो जो अपस्ट्रॉफी एस होता है वो पजेसिव केस बन जाता है और वो हुज का रिप्लाई होता है। जैसे हमने लिखा राम्स पेरेंट्स, देन हुज पेरेंट्स, तो हुज का रिप्लाई आ गया राम्स। ठीक है, अच्छा पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज पजेसिव केस के लिए नहीं करते, बिकॉज दे हैव गॉट रेडीमेड पजेसिव केसेस। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनके जो होते हैं वो रेडीमेड पजेसिव केसेस होते हैं। माई है, माइन है, योर है, योर्स है, देयर्स है, ये पजेसिव केसेस ही होते हैं। अगर हम इनके साथ कभी अपस्ट्रॉफी यूज करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म के लिए करते हैं। देखो मान लो हमने ऐसे लिखा, ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिखा, एक मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पजेसिव केस बना दिया। पजेसिव केस तो इसका ये होता है हिज। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, या तो ही इज है या ही हैज है, वो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस बाद में पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो वो अपस्ट्रॉफी कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन, क्या आंसर अपने आप बताओ। ये एडजेक्टिव में मैं पहले समझा चुका हूँ, सेवंथ और एट्थ दोनों कॉन्सेप्ट हैं, एडजेक्टिव चैप्टर में भी हमने एक बार डिस्कस किए थे। जल्दी से इनके आंसर बताओ, सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन दोनों के आंसर अपने आप बताओ बच्चों। सही है, देखो अब मैं बताता हूँ, याद तो तुम लोगों को आ ही गया होगा। देन जो होता है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, उसके बाद हम उसे लिखते हैं जिसे कंपेयर करें। इसके बाद हमने लिख दिया मी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ही से। अब ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, अगर हम ही से कंपेयर कर रहे हैं इसे तो ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा और हमें लिखना पड़ेगा आई। ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन आई। ठीक है, अच्छा, और एट्थ क्वेश्चन में क्या तुम लोगों ने आंसर किया है, हाँ देन माइन, बढ़िया, बहुत अच्छा।
अब एट्थ में देखो क्या है, अगर हम यहाँ पे एट्थ में मान लो हम मी लिख दें, मी तो गलत है ही, खैर अगर हम आई लिख दें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देन के बाद जो भी हम लिखेंगे ना उसका कंपैरिजन होगा इस सेंटेंस के सब्जेक्ट कंडीशन से। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट था ही, पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्ट है कंडीशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपैरिजन कंडीशन का कंडीशन से होगा, पर्सन से नहीं। तो अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम कंडीशन के लिए पजेसिव प्रोनाउन लिख दें माइन। ठीक है, माइन का मतलब देखो क्या हो जाएगा, माइन का मतलब हो जाएगा माई कंडीशन। ठीक। अच्छा, माई कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, माई कंडीशन का मतलब हो जाएगा द कंडीशन ऑफ मी। द कंडीशन ऑफ मी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट ऑफ मी। हालांकि देखो माइन भी सही है, माई कंडीशन भी सही है, द कंडीशन ऑफ मी भी सही है, दैट ऑफ मी भी सही है, ये सब एक ही बात है, लेकिन अपना ध्यान से समझना, लिखना है माइन, मी की जगह लिख दो माइन। माइन का मतलब हो जाएगा माई कंडीशन। ठीक है। हम्म। नाइन्थ में आ जाओ। अब नाइन्थ में देखो हमने इस बार क्या किया है, हमने देन के बाद में ना दो ऑप्शन दे दिए, एक मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है और एक आई जो कि नॉमिनेटिव केस है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस देन के बाद में हम क्या यूज करें, भाई मी लिखें या माइन लिखें, देखो तो ध्यान से बताओ। नाइन्थ सेंटेंस में देन कंजंक्शन के बाद में हम मी का यूज करें या आई का यूज करें। नाइन्थ क्वेश्चन में हम मी का यूज करें या आई का यूज करें। अच्छा, दोनों सही है, बढ़िया। देखो अब इसमें अगर हम मी लिख दें तो भी गलती नहीं होगी और आई लिख देंगे तो भी गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसको ऐसे समझना, ये ही सब्जेक्ट है और वो देम ऑब्जेक्ट है। डन। देखो अब अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे जो कि देम है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा मी। अगर हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे जो कि ही है तो हमें नॉमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा आई। तो इसका मतलब इस बार चाहे हम यहाँ पे मी लिख दें चाहे हम इस बार आई लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंपैरिजन भी सही है और ये कंपैरिजन भी सही है। अब देखो इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, हालांकि हमने एडजेक्टिव में भी डिटेल में समझा था, फिर से समझ लेना। अगर हम मी लिखेंगे तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है देम और एक ऑब्जेक्ट है मी। सब्जेक्ट केवल है ही, मतलब ही है, देम को भी जानता है, मी को भी जानता है, देम को बेटर जानता है। अच्छा, आई लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक ही है और एक आई है, और ऑब्जेक्ट एक ही है मी, नहीं ऑब्जेक्ट एक ही है देम। ही जो है वो भी देम को जानता है, आई है वो भी देम को जानता है, ही बेटर जानता है। तो इस कंडीशन में चाहे मी लिखो आई लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, दोनों ही सही रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए सब्जेक्ट भी है तो हम नॉमिनेटिव केस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, केवल सब्जेक्ट था। तो जब हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हम नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। डन। नेक्स्ट में आ जाओ। हर कलीग्स आर नॉट एज एक्सपीरियंस एज हर। हर कलीग्स आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज हर। अब देखो यहाँ पे जो एज एक्सपीरियंस एज हमने लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर सिमली है। सिमली का यूज हम सिमिलरिटी शो करने के लिए करते हैं। तो हमने सिमली के बाद में हर प्रोनाउन लिख रखा है, तो इसका मतलब हम इसकी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं किससे, हर कलीग से, उसके जो कलीग्स हैं उनसे। ठीक है। तो अगर हम कलीग्स जो पर्सन है उससे कंपेरिजन इसका शो कर रहे हैं तो ये हर तो हमने गलत लिख दिया क्योंकि वो सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट से कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, तो इसको हमें नॉमिनेटिव केस में लिखना चाहिए शी। हर कलीग्स आर नॉट एज एक्सपीरियंस एज शी, इसका मतलब हो गया कि वो जितना एक्सपीरियंस है उतना उसके कलीग्स नहीं। ठीक है। हर्ष मत लिखो बेटा, हर्ष लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो हर कलीग हमने लिख रखा है, अगर तुम हर्ष लिख दोगे वो भी हर कलीग को रेफर करेगा तो ये गलत हो जाएगा, इलॉजिकल कंपैरिजन हो जाएगा। सी लिखो, हम उसका कंपैरिजन उसके साथ में काम करने वाले लोगों से कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू। चलो भाई ये देखो सही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये समझ में आया हो तो इसका एक बार मैं मीनिंग बता, मतलब मीनिंग क्या है, इसका आंसर बताओ।
इतना तो टाइम नहीं करता डिले में। एक मिनट, मुझे तुम लोगों के कमेंट्स आप देखेंगे। हालांकि देखो कॉन्सेप्ट हमने शायद ये भी डिस्कस किया होगा, लेकिन तुम लोग घूम गए हो। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ, देखो समझना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया और देन के बाद लिख दे यू। इसका मतलब हम यू का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इस बार हमारे पास ना दो, मतलब एक तो दे है जो कि सब्जेक्ट है, और एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट है। डन। देखो, ये जो यू है ना, ये सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, हम लोग ये बात पहले से जानते हैं। देखो, जैसे आई है, ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अगर हम देन के बाद मी लिख देंगे तो इसका मतलब हम कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, आई लिख देंगे इसका मतलब कंपेरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ही लिखेंगे तो कंपेरिजन सब्जेक्ट से हो जाएगा, हिम लिखेंगे तो कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। डन। वी लिखेंगे कंपेरिजन सब्जेक्ट से हो जाएगा, अस लिखेंगे कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। लेकिन यू जो होता है ना, ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। मतलब यू को अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो भी यू ही लिखना पड़ेगा, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो भी यू करना पड़ेगा। डन। अब यहाँ पे हमने जो यू लिखा है ना, हमें ये डिसाइड करना है कि इसका कंपैरिजन हम इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, या हम इसका कंपैरिजन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट दे से कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट तो एक नॉन लिविंग थिंग है, दे जो है वो पर्सन है। अब चूंकि यू पर्सन है तो पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से ही हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो हमने इस सेंटेंस में यू यूज कर रखा है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का कंपैरिजन हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ना कि इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये तो लॉजिकल है, क्योंकि अगर यू पर्सन है तो उसका कंपैरिजन हमें किसी दूसरे पर्सन से करना चाहिए, उसका हम कंपैरिजन कॉन्सेप्ट से क्यों करेंगे जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन मैं बताता हूँ, ये बात हमने इसलिए समझ ली क्योंकि इससे पहले हम 4 5 6 इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन जिसको इंग्लिश की या लैंग्वेज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है, वो इसको गलत समझ सकता है। वो ये समझ सकता है कि हो सकता है कि यू को इस पर्सन ने ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए कि कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाए, कोई एम्बिग्यूटी ना बची रहे, हम इस यू के बाद में एक हेल्पिंग वर्ड लिख देंगे। दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू हैव। एक बच्चे ने हालांकि इसमें आंसर किया डू, यू डू। हालांकि डू भी लिख सकते हैं अगर उसकी वो हैबिचुअल एक्शन हो तो, नहीं तो हैव लिख सकते हो, डिड लिख सकते हो, कि भाई उन्होंने भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, यू ने भी एक्सप्लेन किया। दे ने ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, यू उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डन। तो फिर से देखो, मैं समझा देता हूं। अगर हम कभी किसी सेंटेंस में देन के बाद यू का यूज करें, और यू का यूज उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से हो रहा हो, ना कि उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से, तो यू के बाद हेल्पिंग वर्ड्स लिखा करो। हेल्पिंग वर्ड लिख देने से ये कंफर्म हो जाता है कि जो देन के बाद हमने यू लिखा है वो नॉमिनेटिव केस में नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, यहां पे देखो लिखता हूं, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन who needs it more than you। पहले तो मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस तुमने कभी पढ़ा, कहीं लिखा हुआ है? प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू।
पहले मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस कहीं पर पढ़ा पहले लिखा हुआ? ये सेंटेंस पहले कभी पढ़ा कि कहीं लिखा हो और इसको तुमने पढ़ा हो? ध्यान दो एक बार। हाँ, ये लिखा होता है। बस में तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मेट्रो में तो लिखा होता है। मेट्रो में लिखा होता है कि भाई प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। खैर चलो, अब हम समझने की जरूरत काम करते हैं। देखो, ये जो हमारी मेन क्लॉज है ना, इसको तो छोड़ दो थोड़े समय के लिए। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट है हु, ऑब्जेक्ट है इट। ठीक है। हु का मतलब है समवन और इट का मतलब है सीट। और यहाँ पे देन के बाद हमने यू लिख रखा है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस यू का कंपैरिजन हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हु से कर रहे हैं या इट से कर रहे हैं। अगर हम इस यू को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो इसका कंपैरिजन इट से होगा। अच्छा, सब्जेक्ट मान लेंगे तो इसका कंपैरिजन हु से होगा। अच्छा, होता क्या है कि यू को तो अपनी सुविधा से जो चाहे मान लो, क्योंकि इसका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस तो सेम होता है। देन अब अगर हम इसे सब्जेक्ट मान लेंगे तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास दो पर्सन है जिनको एक सीट की जरूरत है। एक तो यू है और एक कोई और है, लेकिन हम यू से कह रहे हैं कि अगर उसे ज्यादा जरूरत है तो उसे दे दो सीट। अच्छा, अगर हम यू को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी एक पर्सन को दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, कि कोई एक पर्सन है उसको यू की भी जरूरत है और सीट की भी जरूरत है, लेकिन यू की जरूरत, सीट की जरूरत उसे ज्यादा है तो उसे दे दो। अब हालांकि हमें पता है कि यू का कंपैरिजन अगर हम सीट के साथ मान लेंगे तो ये लॉजिकल होगा। यू का कंपैरिजन हमें हु के साथ मानना चाहिए जो कि पर्सन है। तो जब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई इस यू का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं सेंटेंस के सब्जेक्ट से किया जा रहा है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ड लिख दो, डू। देन यू डू। डू हेल्पिंग वर्ड लिख देने से क्या हो जाएगा? डू हेल्पिंग वर्ड लिख देने से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने यू यूज कर रखा है ये ऑब्जेक्टिव केस वाला नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस वाला है। तो ये अपना स्पेशली ध्यान रखना कि अगर हम यू का यूज सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से नहीं सब्जेक्ट से करें तो देन के बाद जब यू लिखते हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखा करो। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू। नाउ टेल मी वेदर दिस स्टेटमेंट, दिस डू इज रिटन इन दिस स्टेटमेंट। When you read this statement in metro or in a bus, was do written there? Now recall and tell me whether this do that we have just used after you was written in the metro or in the bus. Of course it is. Of course it is written there. ये लिखा होता है। मैं मेट्रो में तो, हालांकि मुझे तो कई साल हो गए मेट्रो में, तो मैं पहले कभी गया था, 4-5 साल हो गए होंगे अब तो। ठीक है, तब तो लिखा था। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रिमूव कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अब ध्यान से देखना उसमें लिखा होता है डू। ठीक है, जरूर लिखा होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ अपने आप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। या इट इज रिटन, ऑफ कोर्स इट इज रिटन। बेटा यस, यू में, यू का असल में ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव सेम होता है ना। यू का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव सेम होता है। मी और आई से तो पता ही चल जाता है कि मी लिखा है तो ऑब्जेक्ट है, आई लिखा है तो सब्जेक्ट है। नाउ सी, अब मैं बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये जो लाइक वर्ड है, एक तो ये वर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा आई लाइक स्वीट्स। तो ये लाइक है ना, वर्ब है। लेकिन ये वर्ब के अलावा प्रिपोजिशन भी होता है। जैसे मैंने लिखा आई लाइक यू इज ऑनेस्ट। इज क्या, एम हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई लाइक यू एम ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एम वर्ब है। और ये जो लाइक है ये आई में और यू में सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो ये अभी प्रिपोजिशन हो गया।
और यहाँ पे एम वर्ब हो गया। आई एम ऑनेस्ट लाइक यू, तो इसका मतलब हो गया कि यू जो है वो भी ऑनेस्ट है, आई है वो भी ऑनेस्ट है। तो अब हमें ये समझना कि लाइक वर्ड जो होता है ना, ये प्रेपोजिशन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जब ये किसी पर्सन की मेंटल स्टेट शो करता है तो ये वर्ब होता है, लेकिन जब हम इसका यूज किन्हीं दो नाउन्स में सिमिलरिटी शो करने के लिए करते हैं तो ये प्रेपोजिशन होता है। डन। जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो यहां देखो, ये जो लाइक है ना, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इस सेंटेंस की वर्ब तो है शुड वॉच, तो लाइक वर्ब तो है नहीं, तो वर्ब है वॉच। अच्छा, ये लाइक प्रिपरेशन है, अगर ये लाइक प्रिपरेशन है तो इसका जो हम यू लिख रहे हैं वो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, हमने यू के बाद में डू लिख रखा है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हम डू यू के बाद में डू हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये यू ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यू हमारा सब्जेक्ट है। देन देखो, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि यू के बाद में जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वो इस बात का मतलब प्रूफ होता है कि ये जो यू हमने यूज करा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, और इसका कंपैरिजन सेंटेंस के सब्जेक्ट से माना जाए, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम यू के बाद पहले से ही हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये यू हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सॉरी। तो अगर ये यू सब्जेक्ट है तो इससे पहले जो हमने लाइक प्रिपरेशन लिख दिया तो गलत हो गया, तो इस लाइक को हटा के एज लिख दो। देन दे शुड वॉच गुड मूवीज एज यू डू। देन एज यू डू, एक चीज और समझना, ये कंपैरिजन एक्शन का हो रहा है इसीलिए हमें एज और लिखना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे हमने लिखा दे शुड वॉच गुड मूवीज एज यू डू, जैसे तुम देखते हो अच्छी मूवीज वैसे उन्हें भी देखना चाहिए। डन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर केवल यू लिखा होता तो ये लाइक सही हो जाता। डन। लेकिन अगर हमने यू डू लिख रखा है तो यू सब्जेक्ट है, डू उसका प्रेडिकेट है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा एज। एज वर्ड इज अ कंजंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं देखो समझाता हूं। एज और लाइक दोनों का यूज हम सिमिलरिटी शो करने के लिए करते हैं। लाइक वर्ड होता है प्रेपोजिशन, इसके बाद हमें लिखने पड़ते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। एज वर्ड जो होता है ये प्रेपोजिशन नहीं होता है, ये होता है बेसिकली एक कंजंक्शन या एडवर्ब। अब चूंकि ये कंजंक्शन होता है तो इसके बाद हम नॉमिनेटिव केस लिख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लाइक वर्ड एक प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आओ। थर्ड क्वेश्चन में हमें एज और लाइक का यूज करना है, फोर्थ में भी एज और लाइक का यूज करना है। करो तो एक बार, ये जो थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है, इन दोनों में हमें एज और लाइक ऑप्शंस का मतलब यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो किस में हमें एज का यूज करना चाहिए और किस में लाइक का यूज करना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर बता रहे हो तुम लोग। मी, हाँ मी एज, बढ़िया। अब देखो, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही बताया, अब मैं समझाता हूँ, इसको समझना। ये जो हमने लुक्स लिखा है ना, इट इज अ लिंकिंग वर्ब। वर्ब के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो ये जान गए होगे। ठीक है, और ये जो लाफ्स लिखा है ये एक्शन वर्ब है। सो लाफ इज एन एक्शन वर्ड बट लुक इज अ लिंकिंग वर्ब। अब हमने पढ़ा कि लिंकिंग और उसके बाद में एडवर्ब तो आते नहीं है, तो एस तो ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे लिखो लाइक। डन। लाफ एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो हम एज लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। सरल लाफ्स एज इज फादर। ठीक है, सरल लाफ्स लाइक इज फादर, लेकिन वहां पे केवल लाइक लिखना। मतलब ये जो एज हम यहाँ देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, एज का और लाइक का यूज हम सिमिलरिटी के लिए करते हैं, जब हमें सिमिलरिटी शो करनी होती है किन्हीं दो पर्सन में। डिफरेंस ये है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। डन। तो एज के बाद तो हम जरूरत पड़ने पे वो भी लिख सकते हैं, क्या नाम, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कुछ भी। लेकिन लुक जो लाइक है वो प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना। डन। फिफ्थ और सिक्स्थ में भी देखो यही आंसर है। ये जो हमने इस वर्किंग हार्ड लिखा है ना, तो ये वर्क हार्ड एक वर्ब होती है। देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे, वर्क हार्ड
is a verb. Hard work is a noun. Okay. Hard working, hard working is an adjective. वर्क हार्ड इज अ वर्ब. वर्क हार्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है मेहनत करना. हाँ बच्चे, डू भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी एक क्लॉज है तो क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें कंजंक्शन एज लिख लेना चाहिए, बजाय कि प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जेक्ट बना देने का फायदा नहीं है. ठीक है. डू नहीं लिखा होता तो वो लाइक सही होता है, क्योंकि डू लिखा है तो उसको पहले से सही मान के चलो. वर्क हार्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है मेहनत करना. हार्ड वर्क एक नाउन है जिसका मतलब है मेहनत. हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मेहनती. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका ध्यान रखना. हालांकि जब इतनी बात हमने डिस्कस की तो मैं एक मीनिंग एक वर्ड और लिख देता हूं, उसका भी ध्यान रखना. हार्ड वर्कर. हार्ड वर्कर इज अ नाउन विच मीन्स मेहनत करने वाला. ठीक है. अब देखो, ये जो वर्किंग हार्ड हमने लिखा ना, ये वर्क हार्ड वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है. तो ये वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा, हार्ड वर्किंग जो है ये एडजेक्टिव है. ये लिखा ना हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है और इज जो है वो मेन वर्ब है. अब हमें पता है इज होती है लिंकिंग वर्ब. इज एम आर वॉज वर्ब को जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं. अब चूंकि ये लिंकिंग वर्ब होते हैं तो यहाँ पे एडवर्ब आ नहीं सकता, तो हमें लिखना पड़ेगा लाइक. ही इज हार्ड वर्किंग लाइक यू. डन. अच्छा, यहां जाते हैं. यहाँ पे हमने वर्किंग हार्ड लिखा है ना, ये एडवर्ब है, मतलब मेन वर्ब है. ही इज वर्किंग हार्ड. अब चाहो लाइक लिख दो और चाहो एज लिख दो. तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें तो लाइक एज कुछ भी लिख लो, नॉट एन इशू. ठीक है. लेकिन सिक्स क्वेश्चन में एज नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें लिखी गई वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब्स नहीं यूज होते हैं. ठीक है. वर्ब के फंडामेंटल्स में ही पढ़ा रखा होगा, तो आप वहां से अपना देख समझ सकते हो. तो ये लाइक और एज के डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए. लाइक का एक यूज मैं चाहता हूं और तुम लोग समझ लो. ये जो सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन है, एक बार इनको पढ़ो और पढ़ने के बाद बताओ कि अगर हमें इन्हें कनेक्ट करना हो तो कैसे करें. मान लो ये सेवंथ क्वेश्चन है और ये एट्थ क्वेश्चन है, इन्हें हमें करेक्ट करना है, तो अगर हम इन्हें करेक्ट करके लिखें तो कैसे लिखें. सेवंथ और हाँ, देखो बच्चे, एज के साथ में जो हम लिखते हैं ना, मतलब कोई भी एज जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ लिखी गई फ्रेज या क्लॉज होती है वो एडवर्ब्स होती हैं हाउ का रिप्लाई. जैसे हमने लिखा ही इज वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहा है. हाउ इज ही वर्किंग हार्ड, तो उसके अगर हम मेहनत करने के तरीके की सिमिलरिटी शो करना चाहते हैं कि इसका मेहनत करने का तरीका और इसका मेहनत करने का तरीका सेम है, तब तो हम लिखेंगे एज. जहां पर भी हाउ के रिप्लाई की जरूरत होती है ना, वहां में एज लिखते हैं. देखो, तो एज के साथ लिखी गई फ्रेजेस जो होती हैं वो एडवर्ब फ्रेज होती हैं, जो किसी काम के होने के तरीके को रेफर करती हैं. अदरवाइज हमें मैनर को रेफर ना करके केवल उन दोनों पर्सन की सिमिलरिटी शो करनी है तो हम लाइक लिख देते हैं. तो यहाँ पे तो चाहे हाउ का रिप्लाई एज लिख दो, चाहे केवल लाइक लिख दो, जिससे पता चले इन दोनों में कंपैरिजन सिमिलरिटी शो की जा रही है. लेकिन वहां पे हम हाउ का रिप्लाई लिख नहीं सकते, क्योंकि इस लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता नहीं जिनको एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा, तो वहां पे केवल लाइक लिखना चाहिए. सेवन और एट के आंसर अपने आप बताओ. चलो, चलो. अब देखो, तुम इसका क्या आंसर बता रहे हो, क्या तुम्हें समझ में आया, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं समझा रहा हूं, इसे पहले समझना. हमने एक सेंटेंस लिखा, ही लाइक यू डज नॉट स्मोक. ठीक है. दूसरा, ही डज नॉट स्मोक लाइक यू. नाउ सी, ये ही सब्जेक्ट है
और डज नॉट स्मोक प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो ही है वो स्मोक नहीं करता। तो इन दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट जो है वो ही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट जो है वो डजंट स्मोक है। तो इसका मतलब ही डजंट स्मोक, ही स्मोक नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने लाइक प्रिपोजिशन के साथ में एक ऑब्जेक्ट और लिख रखा है सिमिलरिटी शो करने के लिए, यू। लेकिन यहाँ पे हमने यू का यूज किया है नेगेटिव वर्ब से पहले और यहाँ पे हमने इसका यूज किया नेगेटिव वर्ब के बाद में। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब से पहले लिखकर यूज करेंगे तो लाइक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट सिमिलरिटी शो कर रहे होंगे। सिमिलरिटी शो करने का मतलब जिस तरीके से ये स्मोक नहीं करता ही, उसी तरीके से यू भी स्मोक नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू डोंट स्मोक इधर, यू डोंट स्मोक इधर, कि यू भी स्मोक नहीं करता जैसे ही नहीं करता। अच्छा, अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब के बाद लिख दें तो ये सिमिलरिटी नहीं, ये डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस हो जाने का मतलब ये हो गया कि ही डजंट स्मोक लाइक यू, तो इसका मतलब ये हो गया बट यू डू, बट यू डू, कि ही स्मोक नहीं करता लेकिन यू स्मोक करता है। फिर से देखो मैं समझा देता हूं। अगर हम नेगेटिव वर्ब से पहले लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो लाइक प्रिपोजिशन सिमिलरिटी शो करती है, लेकिन जब हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब्स के बाद लिख देते हैं तो ये सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस हो जाता है। डन। तो अगर हम लिखेंगे ही लाइक यू डजंट स्मोक तो इसका मतलब ही और यू दोनों स्मोक नहीं करते क्योंकि ये उनकी सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख देंगे ही डजंट स्मोक लाइक यू तो इसका मतलब ये ही और यू का डिफरेंस है कि ही स्मोक नहीं करता लेकिन यू स्मोक करता है। डन। जब ये बातें तुम्हें समझ में आ जाए तो ये दोनों क्वेश्चन देखो। हमने लिखा एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस के जैसे फ्लाई नहीं कर पाते। तो ये सिमिलरिटी हो गई एनिमल्स की और ह्यूमंस की, और हमें पता है ये सही है, ह्यूमन बींग्स भी फ्लाई नहीं कर पाते, एनिमल्स भी फ्लाई नहीं कर पाते, तो ये हो गया सेंटेंस सही। अब यहाँ पे हमने लिखा एनिमल्स लाइक बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो इसका मतलब हो गया एनिमल्स भी फ्लाई नहीं कर पाते, बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता है ये सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस है। बर्ड्स फ्लाई कर लेते हैं, एनिमल्स नहीं कर पाते, तो इस लाइक बर्ड्स को यहाँ से हटा के यहाँ लिखो। तो हमें ये लिखना पड़ेगा एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बट बर्ड्स कैन, बट बर्ड्स कैन, एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स बट बर्ड्स कैन, लेकिन बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर लेते हैं, ये हो गई डिफरेंस। अच्छा, एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कांट फ्लाई का मतलब हो गया ह्यूमंस कांट फ्लाई इधर, ह्यूमंस कांट फ्लाई इधर, कि जो ह्यूमंस हैं वो भी फ्लाई नहीं कर पाते और एनिमल्स भी नहीं कर पाते। तो अगर हमें सिमिलरिटी शो करनी है तब तो लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब से पहले लिखो, डिफरेंस शो करना है तो बाद में लिखो। तो एनिमल्स और बर्ड्स में फ्लाई नहीं कर पाना सिमिलरिटी नहीं, डिफरेंस है। ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में फ्लाई नहीं कर पाना सिमिलरिटी है, ठीक है। हाँ, तो सेवंथ सही है बच्चे और एट्थ गलत है। एक लाइक प्रिपोजिशन का देखो यूज और तुम्हें बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा आई लाइक माई पेरेंट्स आर इनवाइटेड देयर। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा बताएगा? आई लाइक माई पेरेंट्स आर इनवाइटेड देयर। बहुत अच्छी बात है, देखो तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। देखो ये लाइक प्रिपोजिशन है, ठीक है। तो जो माई पेरेंट्स हम प्रिपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अगर वो माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो आर तो आएगा नहीं, तो एम आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे अगर हम लिख दें आई लाइक माई पेरेंट्स, तो लाइक है प्रेपोजिशन, माई पेरेंट्स है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, तो माई पेरेंट्स जो है वो लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ जाएगा। डन।
आई एम इन्वाइटेड देयर लाइक माई पेरेंट्स। बहुत अच्छी बात बच्चे। अब ये क्वेश्चन आ गया, चलो बढ़िया है ये क्वेश्चन भी। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ। देखो समझना यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। अगर हम कभी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस, अगर हम कभी किसी एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउंस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करें तो उनको कैसे सीक्वेंस में लिखना है एक बार समझना, मैं भी बता देता हूं। इफ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, अगर वो सारे प्रोनाउंस जो यूज किए गए हैं वो सिंगुलर हों, तो सबसे पहले लिखना लिसनर जो कि सेकंड पर्सन होता है, फिर टॉक्ड अबाउट जो कि थर्ड पर्सन होता है, और फिर स्पीकर खुद को मेंशन करेगा। दूसरी बात, इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, तो पहले स्पीकर खुद को मेंशन करेगा, फिर अपने लिसनर को मेंशन करेगा जो कि सेकंड पर्सन होता है, लास्ट में कोई और बच गया तो उसको मेंशन करेगा। अच्छा, थर्ड सिचुएशन, इन केस ऑफ एन अपॉलजी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हमेशा स्पीकर खुद को, फिर सेकंड पर्सन अपने लिसनर को, और फिर थर्ड पर्सन कोई बचा रह गया तो उसको। देखो अगर हम मल्टीपल प्रोनाउंस को किसी एक सेंटेंस में एज सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट यूज करें तो उन पर्सनल प्रोनाउंस को किस सीक्वेंस में लिखना है ये समझना। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी समझना। मान लो एक कोई पर्सन है स्पीकर, एक कोई है उसका लिसनर, और एक कोई लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गुड मैनर्स हैं एक्चुअली। ये जो हम यहाँ पे प्रोनाउंस का इस तरीके से सीक्वेंस यूज करते हैं ना, दीज आर द गुड मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के गुड मैनर्स हैं। ठीक है, होता क्या है कि हमें बजाय कि अपने से बात शुरू करने की, अपनी बात शुरू करने से पहले अपने लिसनर को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, उसको मेंशन करना चाहिए एज ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर कोई थर्ड पर्सन है उसको मेंशन करना चाहिए, और लास्ट में फिर खुद को मेंशन करना चाहिए। तो ये गुड मैनर्स है लैंग्वेज के, कि ऐसा नहीं कि अपने से ही बात शुरू करी अपने पे ही खत्म कर ली, हर समय अपनी बात करते रहना। ठीक है, सो दीज आर द गुड मैनर्स ऑफ द लैंग्वेज, कि पहले हम अपने स्पीकर को, लिसनर को सॉरी, पहले अपने लिसनर को मेंशन एड्रेस करें, फिर कोई और पर्सन है उसको मेंशन एड्रेस करें, और लास्ट में खुद को मेंशन करें एज ए जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट। चलो अब मान लो जो स्पीकर है, एक पर्सन जो बोल रहा है, वो कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कई लोग हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कई लोग हैं जो उनकी बातें सुन रहे हैं, कई लोग हैं जिनके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये जो स्पीकर है इसको सबसे पहले अपने लोगों को एड्रेस करना चाहिए, वो लोग इसकी बात माने सुने समझें। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अपने स्पीकर लिसनर से वही काम करने के लिए कहेगा, फिर कोई बच्चा रह गया तो उससे कहेगा। तो इस कंडीशन में पहले जब मल्टीपल लोगों को स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो सबसे पहले वो अपने लोगों को वो बात कहना मानने के लिए कहता है या सुनने के लिए कहता है, फिर उसके बाद अपने लिसनर को, फिर किसी और को। ठीक है, अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई जिम्मेदारी का काम करना है, तो उसमें स्पीकर भी इन्वॉल्व है, लिसनर भी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सबसे पहले रिग्रेट करना चाहिए स्पीकर को खुद, फिर अपने लिसनर को उसे कहना चाहिए, फिर कोई और बचा रह गया तो उसे कहना चाहिए। तो ये लैंग्वेज के गुड मैनर्स हैं, और हमें प्रोनाउंस को इस सीक्वेंस में यूज करना चाहिए। देन अब देखो फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर सेंटेंस में सारे लिखे गए प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो हमेशा पहले आएगा स्पीकर, लिसनर जो कि सेकंड पर्सन होता है, फिर कोई और हो गया थर्ड पर्सन वो, और फिर बाद में आएगा स्पीकर। अगर इस सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो पहले आएगा स्पीकर, फिर आएगा लिसनर, और फिर आएगा थर्ड पर्सन। कभी कोई अपोलोजाइज करना है, माफी मांगनी है, रिग्रेट एक्सप्रेस करना है, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है तो पहले स्पीकर खुद इनिशिएट करेगा, फिर उसका लिसनर, फिर कोई बचा रह गया वो। अब ये जो हमने कैसे समझा है ना, इनको मैं देखो एक दूसरे तरीके से भी तुम्हें समझा देता हूं। देखो ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई, ये सीक्वेंस में हमेशा लास्ट में ही आता है, जब तक कि अपोलोजाइज वगैरह ना करना हो, माफी वगैरह ना मांगनी हो, तब तक ये हमेशा लास्ट में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वी प्लूरल, वो हमेशा सीक्वेंस में पहले आएगा, कंडीशन जो चाहे हो। ठीक,
उसके बाद में जो यू होता है सेकंड पर्सन और बाकी जो होते हैं थर्ड पर्सन, क्योंकि यू जो होता है वो हमारा लिसनर होता है तो वो हमेशा ही थर्ड पर्सन से पहले मेंशन किया जाता है, कंडीशन जो चाहे हो। मतलब जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा थर्ड पर्सन से पहले आएगा, कंडीशन जो चाहे हो। तो यहाँ पे देखो कितनी चीजें डेफिनेट है। एक ये डेफिनेट है कि स्पीकर जो है वो हमेशा, लिसनर जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन से पहले आएगा, यू जो है वो हमेशा ही थर्ड पर्सन से पहले मेंशन होगा। ठीक है। दूसरी चीज, वी जो है वो सीक्वेंस में हमेशा पहले आएगा, सिचुएशन जो चाह रहा है। आई की पोजीशन चेंज होती रहती है, अगर हमें अपोलोजाइज करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आई पहले आएगा, अदरवाइज लास्ट में आएगा। डन। अब इन बातों को ना हम एग्जांपल से समझते हैं, वो जो पीछे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे ना उन्हीं पे वापस आते हैं। देखो, सबसे पहले सेंटेंस में हमने लिखा आई एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा। अभी आई फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है। डन। अब यहाँ पे कोई अपोलोजाइज तो किया नहीं जा रहा, रिग्रेट भी नहीं एक्सप्रेस किया जा रहा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही। तो ऐसी कंडीशन में पहले आना चाहिए थर्ड पर्सन और फिर आना चाहिए फर्स्ट पर्सन। तो इसको लिखो माई फ्रेंड्स एंड आई। तो जो माई फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है वो पहले मेंशन करना चाहिए और आई जो स्पीकर है वो लास्ट में मेंशन करना चाहिए। तो इसको लिखो माई फ्रेंड्स एंड आई ऑफन गो टू द सिनेमा एट वीकेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, यू वी एंड दे हैव बीन इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। अब देखो ये दे प्लुरल है, ये वी प्लुरल है, तो इसका मतलब हमारा जो स्पीकर है वो खुद अकेला नहीं है, वो और भी लोग हैं उन्हें रेफर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यू को तो प्लुरल मान लेते हैं। तो अगर सारे प्रोनाउन प्लुरल हो तो पहले आना चाहिए फर्स्ट पर्सन वी, फिर आना चाहिए सेकंड पर्सन, फिर आना चाहिए थर्ड पर्सन। तो इसको लिखना पड़ेगा वी यू एंड दे। वी यू एंड दे हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका सीक्वेंस अपने आप बताओ। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर अपने आप बताओ। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका आंसर अपने आप बताओ। सही कोशिश कर रहे हो तुम लोग। देखो, हमने लिखा हैव डन दिस जॉब वेरी वेल दिस टाइम, सो नो रिग्रेट, नो अपॉलॉजी, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई अपॉलॉजी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आई आएगा लास्ट में। ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, वो आएगा थर्ड पर्सन से पहले। डन। तो यू आएगा शुरुआत में, आई आएगा लास्ट में। अब बच गए ही एंड सी, ये दोनों थर्ड पर्सन है, किसी भी सीक्वेंस में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ही पहले लिख दो चाहे सी पहले लिख दो। ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, यू ही शी एंड आई। मैं फिर से बता रहा हूं, ही और सी इंटरचेंजेबल हैं, सी को हम पहले और ही को बाद में भी लिख सकते हैं। यू शी ही एंड आई, यू शी ही एंड आई ऐसे लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोई अपोलोजाइज नहीं किया जा रहा है, कोई रिग्रेट भी एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए हमारा सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यू और फर्स्ट पर्सन जो आई है वो लास्ट में आएगा। ठीक है। सेकंड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन से पहले मेंशन किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा आई यू एंड ही मस्ट मेक अप देयर माइंड वेयर टू गो दिस वीक। अब हमने कहा कि हमें भाई पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस बार हमें कहाँ जाना है। सो इट इज अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही उतनी ग्रेव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट इज अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो अगर इसमें हमारा स्पीकर खुद भी इन्वॉल्व है तो उसको पहले खुद इनिशिएट करना चाहिए, सबसे पहले अपने को मेंशन करना चाहिए। तो आई सही मेंशन कर रखा पहले अपने को। फिर स्पीकर जो सेकंड पर्सन होता है, लिसनर, वो हमेशा थर्ड पर्सन से पहले आता है। तो जो हमने सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस लिखा है ना, ये सही है। देखो मस्ट मेकअप लिख रखा है ना। सो इट इज काइंड ऑफ एडवाइस टू डू समथिंग, ये किसी काम को करने के लिए यहाँ पे एडवाइस या ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो अगर स्पीकर उसमें खुद भी इन्वॉल्व है तो सबसे पहले इनिशिएशन उसको ही करना पड़ेगा।
तो ये जो हमने लिखा ना आई यू एंड यही सीक्वेंस सही है। अब गड़बड़ क्या है कि जो हमने तीन प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट बनाकर यूज किया ना, इनके लिए हमने एक यहाँ पे ध्यान से देखो डिटर्मिनर यूज किया है पजेसिव केस का देयर। अभी जो हमने डिटर्मिनर यूज किया है देयर, ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है। लेकिन हमने थर्ड पर्सन का क्यों यूज कर दिया, जब इसमें स्पीकर खुद भी इन्वॉल्व है आई, और लिसनर यू भी इन्वॉल्व है, तो हम थर्ड पर्सन क्यों यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना। सपोज हमें एक कॉमन प्रोनाउन यूज करना है, कॉमन प्रोनाउन यूज करना है मल्टीपल प्रोनाउंस की जगह पे। सपोज हमने लिखा यू, ही एंड आई, या हमने लिखा यू, ही एंड शी, या हमने लिखा ही, शी एंड इट। अब हमें इन सारे प्रोनाउंस को हटाकर एक प्रोनाउन लिखना है। डन। फिर से देखो समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमने एक प्रोनाउन लिखा यू, ही और आई, ठीक है। यहां लिखा यू, ही, शी, और यहां लिखा ही, शी, इट। अब हम चाहते हैं कि जो हमने तीन प्रोनाउन लिखे हैं ना, इनको हटाएं और एक ऐसा प्रोनाउन लिख दें जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे, मतलब इनके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज कर लें। तो ध्यान रखना, अगर हमने डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस यूज किए हैं और उनमें कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, चाहे आई लिखा हो चाहे वी लिखा हो, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही कॉमन प्रोनाउन यूज करना, वी। अच्छा, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन हो, तो सेकंड पर्सन को यूज करना, यू। अगर सेकंड पर्सन भी ना हो, सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के ही हो, तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन दे होता है वो यूज करना। तो अगर हमें मल्टीपल पर्सन के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़े, तो हम उस कॉमन प्रोनाउन का पर्सन कैसे डिसाइड करेंगे, वो कॉमन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में लिखे हैं, सेकंड पर्सन में लिखे हैं, थर्ड पर्सन में लिखे हैं। तो उसके लिए बात ध्यान रखना, वो प्रोनाउन जो है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि क्या उसमें कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर ग्रुप में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो हम कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, उनके लिए कॉमन प्रोनाउन लिखना है, तो वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड कोई नहीं है, सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हैं, तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन दे होता है वो यूज कर लेंगे। डन। अब यहां देखो, ये जो हमने लिखा है ना आई, यू एंड ही, इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। तो अगर हमें इनके लिए कॉमन पजेसिव केस यूज करना है, तो वो फर्स्ट पर्सन आई के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए था। अब देखो आई सिंगुलर है तो कायदे से तो माई आना चाहिए, लेकिन माई नहीं लिखना है क्योंकि यू और ही भी साथ में है, तो हम लिखेंगे आवर। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन लिख देंगे आवर। I, you, and he must make up our minds where to go this week. नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा यू एंड ही मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर देयर रूड बिहेवियर। अब यहां पे देखो हमने देयर यूज करा, उसका रिप्लाई। अच्छा, ये देयर जो है, देयर रूड बिहेवियर जो हमने लिखा है, ये रूड बिहेवियर जरूर नहीं लोगों का होगा, क्योंकि अगर ये अपोलोजाइज कर रहे हैं, इनसे अपोलोजाइज करने के लिए कहा जा रहा है, तो इन्होंने मतलब इन्होंने रूडली बिहेव किया होगा। तो जो हम देयर यूज कर रहे हैं ना, ये इन यू और ही के लिए यूज हो रहा है। अब यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन, तो अगर हमें सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना है, तो सेकंड पर्सन का लिखना चाहिए योर। तो हमें लिखना पड़ेगा यू एंड ही मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर योर रूड बिहेवियर। ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस के लिए कॉमन पर्सन का प्रोनाउन यूज करना है, तो वो अपना इस तरीके से डिसाइड कर लेना। बेटा फोर्थ वाले में सही लिखा है, देखो ये यहाँ पे मस्ट मेकअप लिखा है ना, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है कोई काम करने की। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोलॉजी की बात हो रही है, तो हमेशा पहले स्पीकर आना चाहिए, फिर लिसनर आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए। तो ये जो बच्चे लिखे हैं सही है। अब आ गया हमारा फिफ्थ। देखो इनके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन क्वेश्चंस के लिए, वो पहले मैं समझा देता हूं। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, माई फादर डिड नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा माई फादर डेंट लाइक, तो ये जो डेंट लाइक है ये वर्ब है। अब ध्यान से देखें, इसके बाद हमने मी लिख रखा है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका मतलब मी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये मी ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग दे चुका है।
माई फादर डेंट लाइक मी, तो इसका मतलब है मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान दो, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को हमेशा पसंद होते हैं, कई बार उनकी हरकतें नहीं पसंद होती। तो यहाँ पे जो डेंट लाइक हमने वर्ब लिखे ना, इसका ऑब्जेक्ट ये है गोइंग टू द सिनेमा, कि पिताजी को गोइंग टू द सिनेमा पसंद नहीं था। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई ये गोइंग टू द सिनेमा एक्शन जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो इस मी की हमें जरूरत तो है नहीं, पहली बात तो इस मी को रिमूव कर दो। जब ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम इसे क्यों लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरी चीज क्या है कि जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं तो हम इन्हें जेरेंड कहते हैं। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जिनका सेंटेंस में यूज किया जाता है एज नाउन, नाउन के तरीके से उन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। तो जो गोइंग टू द सिनेमा है ना, ये डेंट लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पे मी ना लिखें तो ये बताना मुश्किल होगा कि गोइंग टू द सिनेमा जो एक्शन है ये करने वाला पर्सन कौन है, कि भाई पिताजी को सिनेमा जाना पसंद नहीं था, तो क्या पिताजी खुद सिनेमा जाते थे जो उन्हें पसंद नहीं था फिर भी जाना पड़ता था, या कोई और जाता था। तो जो हमने मी लिखा था ना, एक्चुअल में सिनेमा जाने वाला पर्सन ये मी था, तभी इसके पिताजी को ये बात पसंद नहीं थी, ठीक है। तो हम इस मी को यहाँ से रिमूव करने के बजाय क्या करेंगे, इस गोइंग के लिए जो कि एक नाउन है, जेरेंड नाउन होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर बना के माई लिख देंगे। माई फादर डेंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है। तो ये जो माई है ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर है जो इस नाउन गोइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं फिर से देखो बता देता हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स को जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं एज नाउन तो हम इन्हें जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड इज अ नाउन, जेरेंड नाउन होता है, तो जैसे बाकी नाउन्स को डिटर्मिनर डिस्क्राइब करते हैं वैसे जेरेंड को भी कर सकते हैं, और ये जेरेंड हुज का रिप्लाई होते हैं। जैसे हमने लिखा माई फादर डेंट लाइक गोइंग टू द सिनेमा, हुज गोइंग टू द सिनेमा, तो हुज का रिप्लाई हमने माई लिख दिया। तो हम मी को ड्रॉप करने के बजाय ना गोइंग टू द सिनेमा जेरेंड के लिए डिटर्मिनर बना के लिख देंगे। एक और तरीके से समझना, जैसे मैंने लिखा माई फादर डेंट लाइक माई जॉब, कि मेरे पिताजी को मेरी जॉब पसंद नहीं है। माई फादर डेंट लाइक माई फोन, उनको मेरा फोन पसंद नहीं है। माई फादर डेंट लाइक माई हैबिट, उनको मेरी आदतें पसंद नहीं है। माई फादर डेंट लाइक माई फ्रेंड्स, उनको मेरे दोस्त अच्छे नहीं लगते। माई फादर डेंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा या गोइंग देयर। अब देखो ये जॉब है नाउन, फोन है नाउन, हैबिट्स है नाउन, फ्रेंड है नाउन, तो इन नाउन्स के साथ हमने डिटर्मिनर लिखा माई, माई फोन, माई फ्रेंड्स, माई हैबिट्स। तो जो गोइंग देयर जेरेंड है, जेरेंड भी नाउन होता है, तो इसके साथ भी डिटर्मिनर लिखो, इसके साथ प्रोनाउन क्यों लिख दिया, इसके साथ लिखो वही माई गोइंग देयर। तो ये ऐसा हो जाएगा, माई फादर डेंट लाइक माई जॉब, माई फादर डेंट लाइक माई फोन, माई फादर डेंट लाइक माई हैबिट्स, माई फादर डेंट लाइक माई फ्रेंड्स, माई फादर डेंट लाइक माई गोइंग देयर। तो जेरेंड्स जो होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। तो अगर हमें उनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े तो पजेसिव केस में लिखा करो, हुज का रिप्लाई होता है, ठीक है। फिर से देखो, अगर समझाता हूँ, माई फादर डेंट लाइक व्हाट डेंट ही लाइक गोइंग टू द सिनेमा, तो गोइंग टू द सिनेमा हो गया व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट। हुज गोइंग टू द सिनेमा, तो हुज का रिप्लाई करने के लिए हमने लिख दिया माई, तो ये माई हो गया इस जेरेंड का अपना डिटर्मिनर। तो यहां से हमें क्या सीखना है कि यूज पजेसिव केसेस विद जेरेंड्स। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं। तो अगर हमने सेंटेंस में कोई जेरेंड यूज कर रखा हो और उसके साथ हमें कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना हो तो पजेसिव केस में लिखना, ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में मत लिखना। डन। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसी पे बेस्ड हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे चूज किए हैं डिस्कस करने के लिए। अब आ जाओ उन्हें डिस्कस करते हैं। देखो, द होस्ट डिड नॉट माइंड, कि होस्ट जो था उसने बुरा नहीं माना। व्हाट डिडंट ही माइंड, लीविंग द पार्टी, पार्टी से जल्दी जाने का उसने मतलब माइंड नहीं किया। हु इज लीविंग द पार्टी, कौन गया पार्टी से जल्दी। तो जो डिड नॉट माइंड वर्ब है ना, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है लीविंग द पार्टी अर्ली, हु इज लीविंग द पार्टी अर्ली। अब हमें हुज का रिप्लाई लिखना है। तो अगर ये लिविंग द पार्टी इज डिड नॉट माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इससे पहले हमें डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। अब देम तो डिटर्मिनर होता नहीं है तो हम इसको देयर लिख देंगे, देयर डिटर्मिनर होता है। तो ये जाएगा द होस्ट डिड नॉट माइंड देयर लिविंग द पार्टी अर्ली, कि होस्ट ने उन लोगों का जल्दी पार्टी से चले जाने को माइंड नहीं किया। मतलब जैसे आदमी होता है ना, किसी ने पार्टी दी, कुछ लोग आए और जल्दी निकल गए, ठीक है, तो आदमी माइंड कर जाता है, लेकिन इसने अपना माइंड नहीं किया।
तो डिडंट माइंड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है लिविंग द पार्टी। अगर लिविंग द पार्टी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो जेरेंड हो गया, और हमने पढ़ा जेरेंड से पहले हमें हुज का रिप्लाई लिखना पड़ता है, तो हुज का रिप्लाई हो गया देयर। नेक्स्ट देखो, माई पेरेंट्स वुड नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक, तो ये वही हो गया, माई पेरेंट्स वुड नॉट लाइक गोइंग टू द सिनेमा, ऑब्जेक्ट। हुज गोइंग टू द सिनेमा, तो हुज का रिप्लाई आ गया माई गोइंग टू द सिनेमा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा यू टेलिंग लाइज रिपीटेडली माइट ऑफेंड योर फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे एक प्रेडिकेट लिखा कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स को नाराज कर सकता है। माइट ऑफेंड योर फ्रेंड्स का मतलब कि तुम्हारे फ्रेंड्स को नाराज कर सकता है। व्हाट कैन ऑफेंड योर फ्रेंड्स, तो उसका आंसर हो गया टेलिंग लाइज, बार बार झूठ बोलना। तो जो टेलिंग लाइज है ना, ये सब्जेक्ट है कि भाई बार बार झूठ बोलने से दोस्त नाराज भी हो सकते हैं। तो जो टेलिंग लाइज हमने लिखा है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को चाहे सब्जेक्ट बना दें चाहे ऑब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन का ही फंक्शन होता है, तो हम इसे जेरेंड कहेंगे। तो जो हमने लिखा ना टेलिंग लाइज रिपीटेडली ऑफेंड योर फ्रेंड्स, तो ये टेलिंग लाइज हो गया जेरेंड। अब जेरेंड से पहले आता है पजेसिव केस का रिप्लाई डिटर्मिनर। टेलिंग लाइज रिपीटेडली माइट ऑफेंड योर फ्रेंड्स, हुज टेलिंग लाइज, किसका झूठ बोलना, तो हुज का रिप्लाई जाएगा योर, कि तुम्हारा झूठ बोलना, कि जो बार बार झूठ बोलते रहते हो इससे फ्रेंड्स नाराज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा दे विल नेवर अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अपनी रजामंदी देना, गिव कंसेंट। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अपनी सहमति देना, रजामंदी देना। दे विल नेवर अप्रूव ऑफ, व्हाट विल दे नेवर अप्रूव ऑफ, मैरिंग दैट गर्ल, कि वो कभी भी उस लड़के से शादी करने को अप्रूव नहीं करेंगे। हुज मैरिंग, शादी कर कौन रहा है उससे, तो रिप्लाई आएगा हिज मैरिंग दैट गर्ल, उसका उस लड़के से शादी करना। तो जो जेरेंड्स होते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स, जब ये पता चल जाए कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कंफर्म हो जाना ये जेरेंड है। फिर अगर उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े तो पजेसिव केस में लिखना। नेक्स्ट देखो, द शॉपकीपर हैज टेकन एडवांटेज ऑफ। एडवांटेज ऑफ, आप देखो प्रिपरेशन हो गया, ही हैज टेकन एडवांटेज ऑफ व्हाट, ऑफ बीइंग पोलाइट। पोलाइट होने का उसने फायदा उठा लिया। हुज बीइंग पोलाइट, तो हुज का रिप्लाई जाएगा आवर, आर बीइंग पोलाइट, हमारा पोलाइट होने का फायदा उठाया। मान लो कोई पर्सन है पोलाइट है, तो शॉपकीपर ने उससे ओवरचार्ज कर लिया, ज्यादा पैसे ले लिए, उसको डिस्काउंट नहीं दिया, भोला वाला समझ के इस तरीके से उसको ठग लिया, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, तो जब ये पता चल जाए कि सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ में नॉमिनेटिव केस लिखना। अबे पगले ही कैसे लिख, तुम लोग बद्ध हो गए थे बेटा। प्रेपोजिशन लिखी हुई है, अप्रूव ऑफ जो है ना ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रजामंदी होना, और इसका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं होता है, एक्शन होता है। कि अगर हम कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, तो किसी एक्शन को। चलो इसका आंसर अपने आप बताओ। वैसे मैं सिक्स बता दूं तुम्हें, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, कई थे इनमें से। सिक्स क्वेश्चन जो है इसका आंसर अपने आप बताओ। द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। बेटा इसका आंसर बताओ, सिक्स क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताओ। ठीक है, देखो जैसे हमने लिखा द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू, व्हाट डिडंट द टीचर ऑब्जेक्ट टू, यूजिंग द कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर यूज करने को टीचर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। हु इज यूजिंग, यूज कौन कर रहा था कैलकुलेटर को, माई यूजिंग द कैलकुलेटर। तो वो जो यूजिंग द कैलकुलेटर एक्शन है ना, वो ऑब्जेक्ट टू का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टू जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है यूजिंग द कैलकुलेटर। हु इज यूजिंग द कैलकुलेटर ये बताने के लिए हमने माई को डिटर्मिनर बना के लिख दिया। अब उसका देखना, यहां पर हमने एक प्रेडिकेट लिखा, मेक्स इट अ बेटर अल्टरनेटिव। ठीक है, व्हाट मेक्स इट अन, व्हाट मेक्स इट अ बेटर अल्टरनेटिव, तो सब्जेक्ट आ गया बीइंग लाइट वेट, हल्का होना, मतलब हल्के होने की वजह से एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो ये बीइंग लाइट वेट है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसको हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट बना रखा है। लेकिन हुज बीइंग लाइट वेट, किसके लाइट वेट होने की बात हो रही है, ये तो हमने बताया नहीं। ये तो बता दिया कि भाई लाइट वेट होने की वजह से एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन लाइट वेट है कौन ये तो बताया नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिटर्मिनर लिखना है, हुज का रिप्लाई। अब हुज का रिप्लाई हमने पढ़ा था कि इट्स होता है बिना अपस्ट्रॉफी वाला, तो हमें इट्स लिखना है ऐसे, इट्स बीइंग लाइट वेट, कि इसका लाइट वेट होना जो है वो इसको एक अच्छा अल्टरनेटिव बना देता है। नेक्स्ट देखो, ऑल द मेंबर्स हैव अप्रिशिएटेड, व्हाट हैव द मेंबर्स अप्रिशिएटेड, टेलिंग द ट्रुथ।
तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है टेलिंग द ट्रुथ को, सच बोलने को उन्होंने अप्रिशिएट किया। हुज टेलिंग द ट्रुथ, किसका सच बोलना? तो हुज का रिप्लाई आ जाएगा द बॉयज। नाउन है ना बॉय, तो उसको पजेसिव केस में लिखेंगे तो अपस्ट्रॉफी के साथ लिखना पड़ेगा। ऑल द मेंबर्स हैव अप्रिशिएटेड द बॉयज टेलिंग द ट्रुथ। एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, छोटी सी ध्यान रखना। जैसे ये जो हमने लिखा ऑल द मेंबर्स हैव अप्रिशिएटेड द बॉयज टेलिंग द ट्रुथ, तो जो टेलिंग द ट्रुथ है ना, ये ऑब्जेक्ट है इसका, अप्रिशिएटेड वर्ब का। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैव अप्रिशिएटेड, दे हैव appreciated the boy for telling the truth। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, द बॉय जो है ना इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो टेलिंग द ट्रुथ जेरेंट था उसको फॉर प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसको ऐसे भी लिख पाए, तो आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हो, दे हैव अप्रिशिएटेड द बॉय फॉर टेलिंग द ट्रुथ। तो टेलिंग द ट्रुथ जो हमारा जेरेंट था वो फॉर प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया, बॉय जो था वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अदरवाइज हम उसको लिख सकते हैं द बॉयज टेलिंग द ट्रुथ, तो भी सही जाएगा। चलो अब ये दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी जरा एक बार बताओ तो। नाइन्थ और टेंथ दोनों सेंटेंसेस पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो, अब फिर बताओ इन्हें अगर सही करना हो तो कैसे करें। देम देयर, बढ़िया। देखो इनसे पहले ना एक मैं छोटी सी बात तुम्हें और समझाता हूं, ध्यान से यहां पे समझना। दे दे हेल्प्ड द क्राइंग चाइल्ड, ठीक है। द क्राइंग ऑफ द चाइल्ड डिस्टर्ब्ड देम। अब देखो जो मैं कहूंगा यहां पे ध्यान से समझना। जैसे हमने इस सेंटेंस में क्राइंग को सब्जेक्ट बना दिया, द क्राइंग डिस्टर्ब देम, कि रोने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। हुज क्राइंग ये बताने के लिए हमने लिख दिया ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो क्राइंग है ना सेंटेंस में सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे जेरेंड, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो अगर हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे तो ये जेरेंड हो जाएगा। लेकिन यहां देखो दे हेल्प, अब उन्होंने क्राइंग को हेल्प नहीं किया होगा, उन्होंने हेल्प किया होगा चाइल्ड को, दे हेल्प द चाइल्ड। तो यहाँ पे हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट क्राइंग होता तो हम उसे जेरेंड कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है चाइल्ड। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, कैसा चाइल्ड, ये बताने के लिए हमने लिख दिया क्राइंग। तो क्राइंग जो है ना वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चाइल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्राइंग है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये क्राइंग ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये चाइल्ड नाउन का डिस्क्रिप्शन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। जब वर्ब के एनजी फॉर्म एडजेक्टिव होती हैं तो हम इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, पढ़ा था एडजेक्टिव में। तो यहां से हमें जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये कि हर एक वर्ब की एनजी फॉर्म जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो जेरेंड नहीं होती है, वो प्रीपोजिशन, वो आपका पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू बनेगा। इशू ये है कि अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करें तो वो जेरेंड है। अगर वो जेरेंड है और हम उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो पजेसिव केस में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर हम सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करें एज एन एडजेक्टिव तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसके साथ में पजेसिव केस उसका रिप्लाई नहीं लिखना पड़ेगा। डन।
हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब के एनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, मतलब वो वर्ब के एनजी फॉर्म जो हमने सेंटेंस में यूज कर रखी है वो जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो उसका तरीका यही है कि अगर हम उसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना के या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के या किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के, तो फिर वो जेरेंड है। लेकिन अगर हम उसको वर्ब के एनजी फॉर्म को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। अब देखो, हमने लिखा वी फाउंड इन द रूम, वी फाउंड इन द रूम। अब हमें पता है कि फाउंड इन द रूम जो है ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये पर्सन का है, एक्शन का नहीं, क्योंकि एक्शन रूम में नहीं मिलेगा, रूम में मिलेंगे पर्सन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये पर्सन है। वी फाउंड इन द रूम, तो अगर ये इन द रूम जो हमने लिखी है बात, ये पर्सन के बारे में कही जा रही है और इस फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पर्सन है, तो अगर ये पर्सन ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए था देम, तो हमें ये लिखना पड़ेगा वी फाउंड देम इन द रूम। अच्छा, वट वर दे डूइंग व्हेन वी फाउंड इन द रूम, ये बताने के लिए हमने उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टॉकिंग लाउडली, तेज तेज बात कर रहे थे। तो ये जो टॉकिंग लाउडली है ना, ये देम का डिस्क्रिप्शन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब इसमें आ जाते हैं, वी फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग। अब ये जो हमने वेरी डिस्टर्बिंग कहा है ना, ये हमने पर्सन को नहीं कहा है, ये एक्शन को कहा है। मान लो कोई पर्सन चुपचाप बैठा है, तो उससे तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, डिस्टर्बेंस उससे होगी जो बात कर रहा हो। तो यहाँ पे जो फाउंड वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट है ये एक्शन, टॉकिंग लाउडली, तेज तेज बात करना। अब अगर ये टॉकिंग लाउडली ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड हो गया। एक मिनट, वर्ब लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। इरेज कैसे होगा? ये क्या हो गया, तो ब्रश चल गया। चलो मैं बाद में सीख लूंगा, कुछ और ही हो गया पता नहीं। तो देखो, तो जो टॉकिंग लाउडली है ना, कलर चूज कर लेता हूं दूसरा, ये जो टॉकिंग लाउडली है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम्म, चल, ये टॉकिंग लाउडली जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। देखो, फिर से बता देता हूं, वी फाउंड टॉकिंग लाउडली वेरी डिस्टर्बिंग, कि तेज तेज बात करना हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा। हुज टॉकिंग लाउडली, तो हमें यहाँ पे हुज का रिप्लाई लिखना है, तो हुज का रिप्लाई देम तो हो नहीं सकता, तो इसको लिखो देयर, देयर टॉकिंग लाउडली, उनका बात करना। ठीक है, फिर से देखो एक बार समझा देता हूँ। वी फाउंड देम टॉकिंग लाउडली इन द रूम, यहाँ पे फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम, कि हमने उन्हें रूम में पाया बात करते हुए। तो टॉकिंग लाउडली जो है ना, वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, टॉकिंग लाउडली डिस्क्रिप्शन है देम का, देम ऑब्जेक्ट है वर्ब का। तो अगर ये टॉकिंग लाउडली डिस्क्रिप्शन है देम का, तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, फिर हमने लिखा भी फाउंड टॉकिंग लाउडली वेरी डिस्टर्बिंग, कि तेज बात करना हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा। ठीक है, तो ये टॉकिंग लाउडली जो है ये एक्शन ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे जेरेंड कहेंगे। जब ये जेरेंड हो गया तो हम इससे पहले पजेसिव केस का डिटरमिनर देयर लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें बताता हूं, उसको समझाना। वी सॉ डैश क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन देखो इसके लिए क्या है, हिम और हिज। ठीक है, वी सॉ डैश क्रॉसिंग द रोड। अब देखो, अगर ये क्रॉसिंग द रोड हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब तो हमें लिखना पड़ेगा हिज, क्योंकि अगर क्रॉसिंग द रोड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हमें उसे जेरेंड मानना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग द रोड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमें हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि सॉ वर्ब का कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक्शन नहीं है तो पर्सन होगा। तो अगर ये एक्शन क्रॉसिंग द रोड ऑब्जेक्ट है तब ये जेरेंड है, तब तो हम हिम लिख नहीं पाएंगे, हिज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो हम हिम लिख देंगे। अब इतना हमें कॉमन सेंस है कि हम पर्सन को देख सकते हैं, एक्शन को नहीं। जैसे क्रॉसिंग द रोड क्या है, एक एक्शन है, हम इसे देख नहीं सकते, पर्सन को देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्रॉसिंग द रोड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिम, ये हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वी सॉ हिम, हमने उसे देखा। अच्छा, जब हमने उसे देखा तो क्या कर रहा था, क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस कर रहा था। तो जो क्रॉसिंग द रोड है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हिम हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है कि जब हमने उसे देखा उस समय वो क्या कर रहा था।
तो बस यही ध्यान रखना है कि हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती है, वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। मतलब हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नहीं होती है, जेरेंड वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो अगर हम किसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें तो वो जेरेंड है, उसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन लिखना पड़े तो पजेसिव केस में लिखना हुज का रिप्लाई। लेकिन अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करें तो वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो उसका एडजेक्टिव बन जाएगी। डन। बढ़िया। तो आज की क्लास टाइम भी हो गया, 5 मिनट ज्यादा ही हो गया, तो आज की क्लास होती है ओवर। अभी एक मैंने इवेंट लगा रखा है यूट्यूब पे 9 बजे से, फोन में डेटा बचाओ या टाइम तुम्हारे पास पढ़ने का बचाओ, तो उस पर लाइव इवेंट पर भी थोड़ी देर बाद हम 9 बजे से मिलेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। डन। और तब तक तुम लोग अपना थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। 9 बजे से फिर यूट्यूब पे भी एक लाइव क्लास लगा रखी है आज, ठीक है। सभी को थैंक्स। थैंक्स एवरीबॉडी। गुड नाइट, मीट यू टुमारो, कल मिलते हैं फिर से, ठीक है।